गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेनरी लॉ की ओर बढ़ेंगे। हमने पूरा कंसंट्रेशन को पढ़ लिया है। ओके, तो हेनरी लॉ को बढ़ने के लिए पहले कुछ कुछ बातें को समझना होगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग। यानी सॉलिड अगर सॉल्यूट हो तो सॉल्वेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा उसको हम लोग पहले देखेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, solution of solid in liquid क्या क्या हो सकता है। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड जो है क्या यहाँ पे है, सॉल्यूट है, और लिक्विड तो ऑलरेडी सॉल्वेंट है ही। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सपोज मान लो ये कंटेनर है आपका। ओके, कंटेनर में भरा हुआ है वाटर। ओके, हम लोग शरबत बना रहे हैं। ओके, अब पीने की इच्छा मत कर लेना भाई, शरबत तो हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन समझने के लिए। ओके, तो ये यहाँ पे वाटर है। हम लोगों ने क्या किया, पहले 5 ग्राम वाटर दिया। ओके, ये डिसॉल्व हो गया। फिर 5 ग्राम दिया, फिर ये डिसॉल्व हो गया, है ना। फिर 5 ग्राम दिया, ये भी डिसॉल्व हो गया, ये भी डिसॉल्व हो गया। ओके, ये भी डिसॉल्व हो गया। ओके, तो बच्चों यहां पे देखिए, ध्यान से समझिए। यानी हम लोग का क्या हो रहा है, ये 5 ग्राम हम लोग दे रहे हैं तो डिसॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग और 5 ग्राम दे रहे हैं, और 5 ग्राम शक्कर डाल रहे हैं, तो इस पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, यानी शक्कर दिखने लग रहा है, पेंदी पे बैठ जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक, यानी यहां से यहां तक लग शक्कर हम लोग जो दिए वाटर में, शरबत बन गया। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जैसे ही हम लोग, अभी तक क्या हो रहा था, डिसोल्यूशन हो रहा था, है ना, डिसॉल्व हो रहा था। अब यहां पे 5 ग्राम दिए तो क्या हो रहा है, देखो बच्चों, ये सरफेस पे जैसे ही चीनी आ रहा है, शक्कर का मॉलिक्यूल, तो इस वाटर मॉलिक्यूल में जो शक्कर के मॉलिक्यूल थे, इसको ये भगा दिया, और ये वाला मॉलिक्यूल फिर यहां पे आ गया। ठीक है, इसको कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसको क्या किया, वो भगा दिया, और ये मॉलिक्यूल यहां पे आया, और इस जगह पे ये मॉलिक्यूल आ गया। यानी इनका प्लेस चेंज हो रहा है। सरफेस के मॉलिक्यूल धक्का मार के इस मॉलिक्यूल को ऊपर कर दे रहे हैं, यानी इनके बीच में कॉलिजन हो रहा है, और ये मॉलिक्यूल यहां पे आ रहा है, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, इस मॉलिक्यूल के जगह पे नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर में चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों का रेट जब इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, डायनामिक स्टेट में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो इस समय का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, दिस सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब ये तो आप समझ गए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, है ना। अब बच्चों देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा, यानी इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी। इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी, इसी को कहते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी।
solubility, यानी this concentration is known as what? Solubility. Solubility समझ गए? यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वही क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। यहां तक मेरा क्लियर हो गया। ओके बच्चों, अब आगे समझते हैं। हमको क्या समझना है अब कि सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पे इफेक्टिव, किन किन बातों से इफेक्टिव होती है। अब देखो तो आप, सपोज यानी अब हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच solubility डिपेंड। ओके, तो पहला क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझिए, अब देखिए हम लोग बहुत पहले से जानते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर सॉल्वेंट में आयनिक मॉलिक्यूल डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। यानी पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स आयनिक कंपाउंड। पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स आयनिक कंपाउंड। कोई परेशानी नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया हमारा। ओके, अब देखिए यानी हम कह सकते हैं, अच्छा ये डिसॉल्व होता कैसे है? सपोज मान लीजिए पोलर सॉल्वेंट वाटर है, H है, O है, H है, इसी तरह से H है, O है, H है ना, ऐसे करके हैं। अब क्या कहा जाए, यहां पे जैसे ही सपोज एक आयनिक सॉल्वेंट है NaCl, आयनिक कंपाउंड है NaCl। अब जैसे ही ये NaCl यहां पे आता है तो Na और Cl का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, और वाटर क्या कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है और किस में चेंज कर देता है, Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, यानी हम क्या समझे, हम ये समझे कि ये वाटर क्या करता है, ये वाटर force of attraction between the two atoms in a ionic compound what decreases this force of attraction, so they will dissolve in polar solvent easily and maximum। ओके, ये क्लियर हो गया। इसी तरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। अब सेकंड देखो बच्चों, सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड किस पे डिपेंड करता है, तो सेकंड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ओके, टेम्परेचर अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्यूट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा किसमें, सॉल्वेंट में, है ना। तो वाटर में NaCl डिसॉल्व हो जाएगा तुरंत, CaCl2 तुरंत डिसॉल्व होगा, ये सब तुरंत डिसॉल्व होगा। ओके, तुरंत डिसॉल्व होगा, यानी टेम्परेचर से इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहां तक भी समझ में आया। अब देखिए कुछ जैसे एक दो है, जैसे सीरियम सल्फेट है, वहां पे थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये फॉलो नहीं करता है, उतना नहीं करता है, लेकिन कुछ हद तक आफ्टर दैट वो यही फॉलो करने लगता है, यानी इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो अब यहां पे टेम्परेचर हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
कि चलते हैं गैसेस में, चलते हैं गैसेस में, गैसेस में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस, गैसेस, गैसेस इन लिक्विड। ओके, तो देखिए होता क्या है। पहला तो इतना जान लीजिए कि सॉल्यूशन यानी वाटर में गैस है, ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड है, इसीलिए एक्वाटिक एनिमल लिविंग है, नहीं तो कब के खत्म हो जाते। ओके, तो अब ये सब सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं भाई? तो गैसेस के सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी को हम लोग किस तरह से नोटिफाई करते हैं, यानी किस यूनिट में लेते हैं? तो वो पहला यूनिट है क्या? मोलरिटी का, मोलरिटी में लेते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग किस में लेते हैं? 1 2 नहीं दे रहे हैं, और या फिर किस में लेते हैं? मोल फ्रैक्शन में लेते हैं, मोल फ्रैक्शन में लेते हैं। मोल फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग समझते हैं विच फैक्टर ऑन विच solubility ऑफ द गैसेस डिपेंड, है ना। फैक्टर on which solubility depend, ये कौन सा सॉल्यूशन है? गैस है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, लिक्विड है, वाटर है। तो अब देखो बेटा, पहला हमारा जो होगा वो हम लोग क्या कह सकते हैं? पहला हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ठीक। तो आप याद करो तो H2O में, इन H2O वाटर, इन H2O वाटर, CO2, ओके, NH3, HCl, ETC डिसॉल्व वेरी फास्टली, है ना, ये बहुत जल्दी डिसॉल्व करते हैं। ओके, बट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये लोग क्या होता है कि उस एक्सटेंट पे ये फास्ट डिसॉल्व करते हैं, और दे डू नॉट डिसॉल्व फास्ट, ओके, ये लोग जल्दी से डिसॉल्व नहीं करते हैं। क्लियर है हमारा यहां तक? अब हम लोग और कौन सा फैक्टर है? तो एक फैक्टर टेम्परेचर, एक फैक्टर क्या करेंगे? टेम्परेचर देखते हैं वो कैसे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर decreases solubility, solubility डिक्रीज करेगा। ओके, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, है ना। तो अब कभी कभी कहीं देखने को मिलता है कि ये नहीं भी फॉलो करता है ना। कहां नहीं फॉलो करेगा भाई? कहां नहीं फॉलो करेगा? तो अब होता क्या है कि हाइड्रोजन अगर हाइड्रोकार्बन के एसिड में रहे, है ना, या इनर्ट गैसेस H2 हो या इनर्ट गैसेस हो,
इनर्ट गैसेस हो, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के तौर पे रहे तो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, यानी सम एक्सटेंट यानी इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करता है, यानी यहां पे इफेक्ट जो है वो बहुत कम होता है। ठीक, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, बट हाइड्रोजन या इनर्ट गैसेस किसी सॉल्वेंट में, जैसे हाइड्रोकार्बन के सॉल्वेंट में ऐसा इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, बहुत कम दिखाते हैं। ओके, अब तीसरा मेरा कौन सा फैक्टर है भाई? प्रेशर। अब यहीं से हेनरी का जन्म होगा। द हेनरी इज कमिंग इन दिस चैप्टर। ओके, हेनरी की उत्पत्ति यहीं से हो रही है। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट है? प्रेशर तो सॉल्युबिलिटी का प्रेशर पे इफेक्ट पहली बार देखने वाले कौन थे? हेनरी थे। हेनरी ने क्या बताया? हेनरी ने बताया m प्रोपोर्शनल टू p। उन्होंने कहा द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, द solubility of the gas is directly proportional to the pressure of gas, which is equilibrium with the solution at constant temperature या at given temperature ओके। किसने दिया भाई? तो हेनरी ने दिया। किसने दिया? हेनरी ने दिया। इसको कहते हैं हेनरीज लॉ। ओके, अब यहां पे जो है m प्रोपोर्शनल टू p है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m प्रोपोर्शनल के जगह पे k इंटू p। अब यहां पे m क्या है? m क्या है? m है मास ऑफ द वॉल्यूम, मास ऑफ द गैस इन गिवन वॉल्यूम, मास ऑफ द गैस इन द गिवन वॉल्यूम। ओके, इसी को तो आप मोलरिटी बोलते थे, यही मोल फ्रैक्शन भी हो जाएगा। चलो m इंटू के पी। ठीक, अब यहां से हमको कोई परेशानी नहीं है। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/k इंटू m। ठीक है, अब ये क्या हो गया? इसी को हमने कहा KH। क्या कहा? KH कहा हमने, इसी को हमने कहा KH। अब मान लीजिए एक सॉल्यूशन है और उसमें कौन सा गैस है? A गैस है। तो क्या हो जाएगा? इसी को कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। ओके, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? m एक है, यहां पे हमने लिखा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें A सॉल्यूट ऑफ द गैस है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख लीजिएगा, ये हेनरीज लॉ है। m इक्वल टू k इंटू पी। अब p इक्वल टू 1/km, KH हो गया। तो अब सॉल्यूशन हमारा जो है वो A है, तो क्या लिख सकते हैं? PA इक्वल टू KH इंटू m। ये लिख सकते हैं ना जी, इसको हम लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब देखो बेटा, ये m है, इसी को तो मोल फ्रैक्शन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसी को तो हम मोल फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं। तो Pa इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ A, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी को तो हम लोग कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, इसको आप बढ़िया से लिख लो। ओके, इसको आप बढ़िया से लिख लो। ओके, हो गया। अब इससे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं, इससे हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। आप लोग बढ़िया से लिख लिए इसको। ओके, क्योंकि नोट्स बढ़िया बनना चाहिए। चलो अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इससे भी। तो चलो कुछ देखते हैं प्रॉब्लम जो कि एग्जाम में आया हो। अब तो वैसे ही प्रॉब्लम को बना के फायदा है कि हमको पता चले किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, द मोल फ्रैक्शन the mole fraction of helium in a saturated solution at 20 degree Celsius is 1.2 into 10 to the power 6. Find the pressure of helium. Find the pressure of helium above the solution given Henry constant equal to what? 144.97 kilo bar at 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमको मोल फ्रैक्शन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इतना, फाइंड द प्रेशर हमको निकालना है। तो बच्चे हम लोग क्या पढ़े हैं, PHE इक्वल टू KH एक्स ऑफ HE। डायरेक्ट पुट करना है, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P ऑफ HE, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। KH इक्वल टू 144.97, ये किलो बार बताया जा रहा है ना। तो 10 टू द पावर 3 बार, ठीक, 3 बार हो जाएगा। इंटू एक्सी कितना है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, हर एक बच्चे कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्या है भाई, देखो आप क्या है, चलिए देखते हैं। ये आया भी है क्वेश्चन, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2009 का है, 2009 का है। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ N2 शुड बी प्रेजेंट, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ N2 should be present in a glass of water, at room temperature, assume a temperature
a temperature, assume a temperature of 25 degree Celsius, a total pressure of 1 atm, total pressure 1 atm, and mole fraction of nitrogen in air as 0.78 है ना। KH of N2 दिया है, KH of N2 दिया हुआ है 8.42 इंटू 10 टू द पावर -7। अब इसको बनाना है भाई, तो कैसे बनाएंगे हम, चलो P of N2, P आंसर हमारा क्या हो जाएगा, P of N2 इक्वल टू X of N2 इंटू PT, ये ना हो जाएगा जी। तो X of N2 कितना दिया हो मेरा, वो तो X of N2 मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.78 करके, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर 0.78 है ना, इंटू PT कितना 1 atm इक्वल टू कितना होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 0.78 इंटू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब हमको क्या करना है जी, अब अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, शॉर्ट में लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ठीक है। क्या निकालना है, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू व्हाट, KH इंटू KH, मोल फ्रैक्शन बोल रहा हूं, प्रेशर, यानी P of N2 KH इंटू P of N2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आज का लेक्चर है। ओके, तो हम लोग आज हेनरीज लॉ को खत्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट डे से वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज इतना ही बस। ओके।